आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? मैं इस हॉल में घुसने से पहले मेरे मन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेके एक बहुत ही अलग इमेज थी कि वो बहुत शांत होते हैं, गंभीर होते हैं और वो आपके जो बैलेंस शीट के फिगर्स है उनके हिसाब से उनके चेहरे की जो भंगिमाएं वो बदलती रहती हैं। लेकिन आपने इस बीच 3 या 4 मिनट में जो जो किया उससे मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में हूँ। मुझे लगा मैं आईआईटी में हूँ, परफॉर्म करने के लिए आया हूँ। पहले तो मैं आपको विश करता हूँ कि आपकी जो जवानी है और ये जो आपका जोश है जिंदाबाद रहे, सदा आबाद रहे, ऐसे ही आप रहें। आपके बारे में बाहर जो बातें होती हैं, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ एक तरीके से, आप मानिए। मेरी मुलाकात सारे प्रोफेशन से हुई है लेकिन सबसे कम चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पे जो मेरा सीए है उसे ही जानता हूँ। वो ही मुझसे 2-1 महीने में एक बार बेचारा 3-4 बार कोशिश करने के बाद मिलता है। वो हर बार कहता है कि मिल लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कॉल लेनी है हमको, कैसे करना है। मैं उसको बताता हूँ अच्छा मिल लेंगे। क्योंकि अर्थ के मामले में मुझे केवल शब्द का अर्थ पता है, बाकी अर्थ नहीं पता है कि अर्थ क्या होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप संविधान की संरचना से भी पहले के संस्थान हैं, यानी कि जब संविधान नहीं बना उससे भी पहले आप अस्तित्व में आए। ये वो दौर है हिंदुस्तान का जब हिंदुस्तान इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेक्शंस कर रहा है। लोग इंजीनियरिंग समझ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री समझ रहे हैं, लोग वेटरनरी समझ रहे हैं कि डॉग्स को कैसे पाला जाता है, बिल्ली को कैसे पाला जाता है, लोग डाइटिशियंस का काम समझ रहे हैं, लोग स्टाइलिस्ट का काम समझ रहे हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका काम है, जो कि बहुत ही गंभीरता का काम है, मैं पसीने बहाकर पैसा कमा सकता हूं, लेकिन वो पैसा, वो अर्थ किस प्रकार से उसका सेगमेंटेशन हो, जो टैक्स गवर्नमेंट को जाना है वो गवर्नमेंट को मिले, और जो नागरिक के नाते मुझ पर जितना रहना है वो मुझ पर हो। ये ऐसे हो गया है जैसे सी ग्रेड सिटीज में लोग बाग 200 मीटर के मकान में जब घर बनाते हैं तो वो आर्किटेक्ट को नहीं लेते, वो खुद ही एक नक्शा खींचते हैं, इधर किचन बन जाएगी, इधर रूम बन जाएगा। और जब उनके बेटे बड़े हो जाते हैं, आईआईटी पढ़ाते हैं, सीए हो जाते हैं, डॉक्टर्स हो जाते हैं, तो वो अपने बाप को इस बात पे गालियां देते रहते हैं कि 15,000 रुपये बचाने के चक्कर में 20 लाख के मकान की लंका लगा दी इन्होंने। तो धीमे धीमे लोगों को समझ में आने लगा है कि अब अगर आदमी कोई नोएडा में 40 लाख रुपए का भी मकान लेता है तो उसके इंटीरियर के लिए वो 4-5 लाख रुपए निकाल के रखता है कि ये किसी इंटीरियर डिजाइनर से बात करूंगा, उसके सेगमेंटेशन है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम जो है सोसाइटी में, वो अभी ये माना जाता है कि जिसके पास बहुत पैसे हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचेगा समझेगा, वो करेगा। मैं जिस कस्बे में रहता था, मुझे आज भी याद है, वहाँ एक कंपनी सेक्रेटरी सज्जन थे, सीए भी नहीं थे वो। उन्होंने गाजियाबाद के किसी सीए से मोहर लगवाने का काम ले रखा था। समझ गए होंगे आप। और शायद हर वो जो फार्म 16 क्या मिलता है उस पर हर एक पर वो 500 रुपये शायद वहाँ जाते होंगे सीए साहब को। वो हमसे 2,000 रुपये मेरे पिताजी से लेते थे और सबसे लेते थे, साल में एक बार बढ़ जाते थे और बात खत्म हो जाती थी। धीमे धीमे अब हिंदुस्तान में जिस तरीके से अब पैसे आने शुरू हुए हैं, मध्यम वर्ग बढ़ा है, उच्च मध्यम वर्ग विशेष रूप से जो अपर मिडिल क्लास है उसका राइज हुआ है और एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ये तो आप मानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी पूरी दुनिया में इस समय एक बहुत उम्मीद की तरह से देखी जा रही है। लोग बाग इसकी तरफ ध्यान से देख रहे हैं कि क्या होगा। मैं भी दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब यात्रा करता हूं तो विशेष रूप से कुर्ता पजामा पहनता हूं या जैकेट पहनता हूं जो सुबह पहन रखी थी। तो जब आप जाते हैं लंदन में और अंडरग्राउंड में जाते हैं, या लंदन से पेरिस की आप ट्रेन में जाते हैं, तो आपकी बगल में बैठा हुआ एक विदेशी आपके कपड़ों को देखकर, या भारतीय और पाकिस्तानी लोग जो आपके साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं, आपको नमस्ते कर रहे होते हैं, जिज्ञासावश आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी आपसे पूछता है फ्रॉम विच कंट्री यू आर, और मैं इससे कहता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया। तो वो
भारत की बात करते समय कहता है इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो ये जो ख्याति है, ये जो ताकत है इस देश की पैदा हुई है, ये हमारे और आपके मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के लड़कियों ने पैदा की है। सरकारें केवल मानक होती हैं, मैं चला के देख चुका हूं, सरकारों का सिर्फ एक का आप और हम ही वो भारत है। जब हम भारत की प्रशंसा करते हैं कि बरसते हुए गोलों के बीच जहां दो देशों की सेनाएं अपने मिसाइल बरसा रही हैं, वहां कोई लड़का अगर तिरंगा दिखा देता है तो दोनों सेनाएं सैल्यूट करके उसे रास्ता दे देती हैं। जो ताकत हिंदुस्तान की बनी है, ये जो नए भारत का सपना इस शताब्दी में हमने देखना शुरू किया है, इसमें सरकारों का इतना ही उपयोग है जितना आपकी कॉन्फ्रेंस कराने में इस हॉल के प्रबंधकों का उपयोग है कि उन्होंने जगह दी है आपको। बाकी तो आप जो तय करोगे, आप जो इकट्ठे होगे, आप जिस तरह से टीम वर्क करोगे, उसी तरीके से आपका संस्थान चलेगा। ये संस्थान आज जो खड़ा हुआ है और पूरे भारत में जो आपकी रेपुटेशन है, सरकारों ने सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, ये आपके एक एक व्यक्ति के पुरुषार्थ के कारण है, आपके पर्सनल विगर के कारण। मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो इसी विषय पर बात करने वाला हूं, क्योंकि इस महफिल में, इस सभा में सभी लोग चुने हुए लोग हैं। सभी मैं मानता हूं कि ये जिसे कहते हैं वॉल्यूम में कम है लेकिन डेंसिटी में ज़्यादा है, आयतन में कम है लेकिन घनत्व में ज़्यादा है। एक एक व्यक्ति बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो यहाँ बैठा हुआ है। अभी देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा, 140 करोड़ में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे पहले क्या होता था, आपको याद हो कि 20,000 के कस्बे में एक डेंटिस्ट होता था। उसका यही काम होता था कि वो दांत उखाड़ता था, वो कुछ बताता नहीं था, वो दांतों के प्लेसमेंट्स, है ना। आजकल तो इतनी सारी चीजें लगने लगी हैं, लड़कियां तो वो ब्रेसलेट लगवाती हैं, उसमें भी कई प्रकार के कलर रखती हैं। हाँ कि भाई ये फरवरी में ये वाला पहनना है, जून में ये वाला पहनना है। अब तो पूरी सिटिंग्स होती हैं, आपको 10-10 सिटिंग्स मिलती हैं, 50-50 हज़ार का बिल बनता है। हर कस्बे में आप चले जाइए, 10-10 डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, डेंटल सर्जरी और डेंटल मेडिसिन के कॉलेजेस खुले हुए हैं। लेकिन आज से 30 साल पहले कस्बे में एक डेंटिस्ट होता था, जिले में 2 होते थे मैक्सिमम। उनका काम ये होता था कि कीड़ा लग जाए तो वो दांत निकाल दें, बाकी कोई इलाज उनका नहीं होता था। धीमे धीमे लोग डेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर हुए, कॉन्शियस हुए, तो अपॉर्चुनिटी उस संस्थान की बढ़ी। ऐसे ही आर्किटेक्ट्स की बढ़ी, ऐसे ही सिविल इंजीनियर्स की बढ़ी। मैंने जो पहला घर बनवाया था एट द एज ऑफ 29, मैंने गाजियाबाद में वसुंधरा में पहला घर बनवाया। उस समय मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरी श्रीमती जी भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर हैं, वो भी प्रोफेसर थी। हम दोनों कमाते थे और मैं कभी सम्मेलन भी करता था। तो मैंने एक घर बनवाया। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि भाई घर बनाने की पहली शर्त यह है कि ये जो ठेकेदार होते हैं, बेलदार होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, तुम खुद खड़े रहना। तो मैं मारुति 800 होती थी, सुबह 8 बजे की क्लास होती थी, 6 बजे पहले साइट पे पहुंचता था, ईंटें गीली करता था पाइप लगा के और उसको बताता था। फिर 12 बजे की क्लास पढ़ा के लंच लेके वहां पे उनके सामने लंच करता था, देखा कितना काम चला। फिर शाम तक की बेलदारी लिखता था, आज बेलदार कितने थे। अब मैं दूसरा घर बना रहा हूं 50 क्रॉस करने के बाद नोएडा में, क्योंकि मैं उस घर में वो छोटा पड़ने लगा और बहुत दिन से सोच रहा था, बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्लॉट है, तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैंने पहले दिन डिसाइड कर दिया ये इंटीरियर वाला होगा। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंपनी है जो बहुत ही तटस्थ है, जो ठेकेदार की भी गलतियां तुरंत बता देती है कि साहब ये गलती कर रहा है। उनके आपस में कोई लड़ाई नहीं है लेकिन बता देता है। सबका पैसा तय है, इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, टोटल बजट है, इसका 20% ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। यानी कि एक आदमी की कमाई में उन सारे प्रोफेशनल्स का हिस्सा चल रहा है। मुझे लगता है इस हॉल में बैठकर आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस बात पर विचार करना चाहिए कि 140 करोड़ में केवल 5 करोड़ लोगों का आप काम कर रहे हैं। वो जो 135 करोड़ लोग हैं जो कुछ ना कुछ कमाते जरूर हैं, उनकी जिंदगी में आपका हिस्सा कैसे हो, आप उनके साथ कैसे जुड़ें, तब उनको आपकी महत्ता समझ में आएगी और तब उनका वित्तीय प्रबंधन भी ठीक हो पाएगा। अभी तो सचमुच में वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। टैक्स के बारे में भी हम सोचते नहीं है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है टैक्सेशन। आप क्या काम करते हैं, बेसिकली आप क्या काम करते हैं? आप इतने सारे क्लाइंट्स की परेशानी अपने सिर लेते हैं और आप उसको सुकून पे छोड़ देते हैं।
वो घर में सोता है, वो छुट्टी मनाने के लिए जाता है, वो वीकेंड पे अपनी पत्नी को लेके जाता है, मार्च में घूमता है, वो प्लान करता है, और आप परेशान रहते हैं कि नहीं इसका टैक्स ठीक कट जाए, इसको बचत हो जाए, मेरे क्लाइंट को ये ना हो जाए। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, ये आपका ध्येय वाक्य है जो आप काम करते हैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जितना मेरे समझ में आता है। अब जो आपके प्रति इस समाज में एक इज्जत होनी चाहिए, एक आपके जो क्रेडिट आपको दिया जाना चाहिए, एक आप जो अंडरलाइन होना चाहिए आपका वर्क, वो थोड़ा कम है। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, तो एक तो बिजनेस करती है, वो तो आपको जानती है कि सीए का क्या महत्व है। जो छोटी बेटी है वो नहीं आपको जानती। होना यह चाहिए कि उसको आपको जानना चाहिए कि अब वो आने वाले कल में नौकरी करने वाली है, तो उसको पता होना चाहिए कि लंदन में सैलरी लेने पर भारत में स्टाइपेंड नहीं लिया जाएगा और दोनों में कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। ये टैक्सेशन के फार्मूले उसे ना पता हो तो आप पर उसे बिलीव करना होगा, और इसके लिए मैं सोचता हूं आप ही लोग बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि मैं तो बाहर का आदमी हूं, कि कैसे हिंदुस्तान के आपका सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण में योगदान ये हो सकता है कि ये जो अनटैप्ड वाटर बह रहा है, 135 करोड़ लोगों का रेवेन्यू, अगर आप किसी तरीके से इसे फॉर्मुलेट कर दें, आप सबकी जिंदगी में थोड़े थोड़े उतर आए, तो आपका प्रोफेशन तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये देश भी विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा, इसमें भी बहुत पैसा हो। अब सवाल आता है, यहां बैठे मेरे सारे दोस्त सोच सकते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अपने जीवन में जो थोड़े थोड़े प्रयोग किए हैं उसमें मैंने ये जाना है कि उजाला लाने वाला अकेला ही आदमी होता है। पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है वो समूहों ने नहीं करी, अकेले आदमी ने की हैं। और वो अकेला आदमी वो होता है जिसे बहुत दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है, जिसको जैसे कहते हैं ना पुश ऑन टू वॉल कर दिया गया है। वो जब भी छोड़ के निकला है, चाहे वो राम निकले हों, चाहे बुद्ध निकले हों, चाहे महावीर निकले हों, कोई भी जो निकला है उसी ने इस समाज को, इस दुनिया को नई दिशा दी है। मैंने खुद से करके देखा कि मैं जिस संस्थान में था, कविता का संस्थान, जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया था, तो कविता का संस्थान ऐसा था कि उसमें 1100, 1500, 1200 रुपये, 2100 रुपये पेमेंट होता था। आपने 70 के दशक की फिल्म देखी होंगी, उनमें जो हीरो होता था उसका एक दोस्त होता था शायर महमूद, और वो काफ़ी विदूषक टाइप आदमी होता था, और वो हीरोइन की सहेली या नौकरानी पे मरता था, ऐसा देखा जाता था। यानी कि बहुत एक डिस्कार्डेड कैरेक्टर होता था पोइट, कि कवि होना मतलब, अगर आप पब्लिक प्लेस में आपसे कोई पूछे और बेटा आप क्या करते हो, आपको कवि हैं, बोले वो तो ठीक है पर काम क्या करते हो, ऐसा पूछते थे लोग बाग। तो जब मैं आई एम नॉट ब्लोइंग द ट्रम्पेट बाय ओन माउथ, आई एम वेरी हम्बली जस्ट यू नो अनरैपिंग माई सेल्फ टुवर्ड यू। मैं आपके सामने स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैंने कैसे किया। तो मैंने सबसे पहले ये किया कि अगर एक गाना गाने वाला, जिसने गाना दूसरे का गाया है, जिस पे एक्टिंग तीसरे ने की है, ये समृद्धि ले सकता है कि वो जाए तो एयरपोर्ट पे 25 आदमी आ जाते हैं उसको देखने के लिए या उससे बात करने के लिए, तो जिसने अपना कलेजा जलाकर, आत्मा गलाकर कविता लिखी है, उसको ये समाज आदर क्यों नहीं देना चाहता, उसको क्यों पैसे नहीं मिलना चाहता। इसके लिए शुरू में आलोचनाएं बहुत ज्यादा हुई। तो आप जब ये काम करेंगे, जो मैंने आपसे पहले कहा है अपने उद्बोधन के शुरू में, तो आपकी आलोचनाएं होंगी। लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि यार 2 बड़े क्लाइंट पकड़ 500-500 करोड़ के, ये कहां 3-3, 4-4, 5-5 लाख वाले 1000 क्लाइंट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा पेपर वर्क होगा। आपकी आलोचनाएं होंगी, मेरी भी आलोचना हुई। यहां तक हुई कि मेरी फेटर्निटी के जो टॉप 30 लोग थे, उन्होंने मेरे साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। मैं उस पूरी डायस को कंटेम्परेरी बना रहा था। गद्दे पर बैठा हुआ कवि ऊब जाता है, जनता भी उसे देख के ऊब जाती है। अगर वो कुर्सी पर बैठेगा तो थोड़ा सतर्क बैठेगा। कुर्ते पजामे का कवि ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी से बाहर है। अगर वो नए जमाने के कपड़े पहनेगा तो वो ऐसा ही लगेगा। अगर मैं इस पोडियम पर खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, कई लोग आपस में बात भी कर सकते हैं, सबको पता है पोडियम कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक माइक हो, हैंड्स फ्री माइक हो, और मैं उसमें घूम के कविता पढ़ूं, तो आप सबकी जो आई बॉल्स हैं मेरे साथ ट्रैवल करेंगी। तो कम्युनिकेशन के नए मोड्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आईआईटी में जिस बच्चे को मैं कविता सुनाना चाहता था, वो हृदय नहीं सुनना चाहता था, प्रिय तुम्हारे हृदय में, ये नहीं सुनना चाहता था। तो मैंने उसके लिए एक सरल जबान इजाद करी। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। उसको तुरंत समझ में आया कि हाँ ये बात अच्छी है। जैसे आपने ताली बजाई, ऐसे उसने ताली बजाई।
उसने कहा ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक लग रहा है। और धीमे धीमे उसकी जिंदगी की जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसमें उसे जितने परसेंट कविता चाहिए थी, जो मैं आपसे कह रहा हूं जितने परसेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, हर आदमी को थोड़ी शायरी चाहिए। एक वक्त आता है जब उसे थोड़ी शायरी चाहिए, वो डायरी के पीछे लिखता है ना, मोबाइल से मैसेज करता है, जवानी के दौरान भी लिखता है, जाती हुई जवानी में ज्यादा लिखता है, उसको लगता है। तो तब भी वो कविताएं लिखता है। अगर 100 करोड़ लोग उस समय थे, मुझे आज भी याद है कि उस समय 90 करोड़ 100 करोड़ की बात चलती थी सन 2000 में, तो मैं कहता था इन 100 करोड़ लोगों का धर्म एक इनके सबके पास है, इनके पास संगीत है, इनके पास फिल्म है, इनका हीरो है, किसी को शाहरुख पसंद है, किसी को सलमान पसंद है, इनका पोइट कौन है। इन 100 करोड़ लोगों से पूछा जाए मेरा कवि कौन है, मुझे कौन सा कवि पसंद है, तो कहां से मिलेगा। तो एक बड़ा स्पेस खाली है, आइए इसमें घुसते हैं। उसमें प्रवेश किया तो हमारे साथ के सब बड़े कवि जो सीनियर्स थे, मैं उनका बुरा भी नहीं मानता, अब वो मुझे सब मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं, उनके भतीजे और पोते कहते हैं कि बाबा हमारी फोटो खिंचवा दो उनके साथ, कवि के साथ, तो बेचारे मुझसे कहते हैं, तो मैं उनका बुरा भी नहीं, क्योंकि वो इतना सोच नहीं पाए थे कि आगे बात कहां जाएगी। अब आज इंडस्ट्री, मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि मैं कल कविता छोड़ भी दूं, जैसे आजकल मैं राम पर बोल रहा हूं 3-3 दिन, हो सकता है ये वाला चोला बदल के मेरे शरीर पे कोई और वस्त्र आ जाए। कई बार राजनीति भी खींचती है, बार बार वहां से इशारे आते हैं, वहां से बुलावे आते हैं, जब भी कुछ होता रहता है, मंत्रिमंडल बदल रहा होता है, राज्यसभाएं हो रही होती है, तो खबर आप देखते हो रोज छपती है खबर, कुमार उम्मीदवार हैं, कुमार जाएंगे, ये सब भी चलता रहा। मुझे पता नहीं कि वो होना है कि नहीं होना, मुझे करना है नहीं करना मत। हाँ, ये हो गया कि इस 20 साल की मेहनत में जो 2000 में मैंने सोची, 2002 में इंप्लीमेंट की, आज ये 23 चल रहा है, इस 20-21 साल की मेहनत में ये हो गया कि अगर आज मैं 20-25 लाख रुपए लेता हूं तो मेरे पीछे जो पॉपुलर पोइट है वो भी 1-1.5 लाख रुपए लेता है, और वो महीने में 7-8 बार लेता है। तो एक लड़का जो केवल कविता लिखता है, एक लड़की जो केवल शायरी करती है, वो 7-8 लाख रुपया कमाती है, तो सोसाइटी में उसकी इज्जत होती है, वो गुड़गांव में फ्लैट ले सकती है, वो नोएडा में रह सकती है, उसके हस्बैंड को वो कह सकती है कि तू जो काम कर रहा है उससे बेहतर काम मैं कर रही हूं, मुझे मत रोकना। सो दिस इज द इम्प्रोवाइजेशन ऑफ प्रोफेशन। आपको अपने प्रोफेशन का इम्प्रोवाइजेशन कैसे करना है। जैसे आपको याद होगा, यहां सीनियर्स बैठे हैं, आपको याद होगा कि आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले हमारे यहां जो म्यूजिकल नाइट्स होती थी कस्बों में, उनमें एक कॉमेडियन आता था, है ना, वो आवाजें निकालता था कि धर्मेंद्र कैसे बोलेंगे, राजेंद्र कुमार कैसे बोलेंगे, प्राण कैसे बोलेंगे। वो फिलर होता था, स्टार नहीं होता था। स्टार कोई और होता था, वो फिलर की तरह बीच में आता था, 4 चुटकुले सुनाता था, 2 आवाजें निकालता था, एक सिचुएशन सुनाता था, चला जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की, जॉनी लीवर साहब ने पहली कोशिश की, एक जमाना आया कि वो हीरो के बराबर पैसे लेने लगे। आज मेरा छोटा भाई हमारा बहुत प्रिय है, आप सब जानते हो उसे, कपिल ने उसका स्टैंडर्ड जो है वो इमेजिनेशन से ऊपर उठा के रख दिया है। हिंदुस्तान के किसी भी सुपरस्टार से बड़ा सुपरस्टार है कपिल शर्मा। काम वही कर रहा है जो पहले लोग कर रहे थे। पहले भी लोग चुटकुले ही सुना रहे थे, पहले भी लोग आवाज ही निकाल रहे थे, पहले भी लोग गैग्स ही कर रहे थे, पर उसे लगा कि ऐसा कैसे, ये अगर 1.5 करोड़ की वैनिटी वैन में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं। काम तो मैं ज्यादा कर रहा हूं, मेहनत तो मेरी ज्यादा है, क्रिएटिविटी तो मेरी ज्यादा है। तो पहली बात है किसी भी प्रोफेशन में खुद पर स्वाभिमान करना, गर्व करना कि मैं जो काम कर रहा हूं यह दुनिया का सबसे खूबसूरत काम। जब दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो रही थी, भगवान राम पुल बना रहे थे, तो एक मराठी लोकगीत में एक कविता आती है, विनोद भट्ट जी ने उसे कहानी के रूप में लिखा, बड़े लोकप्रिय लेखक हैं, कि भगवान शिला के ऊपर बैठे थे तो देखते थे कि एक गिलहरी जो थी वो खुद को लपेटती थी रेत में और जाके फिर समुद्र में नहा लेती थी, फिर लपेटती थी, फिर समुद्र में नहा लेती थी। भगवान को समझ नहीं आया तो भगवान ने उसे उठा लिया। बोले क्या कर रही हो? उसने कहा मुझे छोड़ो, तुम जो भी हो, मुझे काम करना है, बहुत काम पड़ा है। भगवान ने कहा तुम क्या कर रही हो? बोले वो रामचंद्र जी लड़ने आए हैं रावण से, उनका पुल बना रही हूं। तो भगवान ने कहा भाई अजीब गिलहरी है तू, तेरे 4 कण रेत में छोड़ देने से मेरा पुल बन जाएगा। जो गिलहरी का उत्तर है वो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है और गर्व करने योग्य है। गिलहरी ने कहा बने ना बने पुल मुझे पता नहीं है, पर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा, न्याय करने वालों में लिखा जाएगा।
सो ये जो अपने अपने काम पर 24 आवर्स फिदा रहना, जैसे मैंने राजनीति की, लेकिन मुझे उस काम में दर्द होता था, दुख होता था, मैं काम कर नहीं पाता था। टिकट की मीटिंग करके घर लौटता था तो ऐसा लगता था कि 25 आदमियों ने पीटा है मुझे, क्योंकि वो मेरे मन का काम नहीं था, अंदर से नहीं आ रहा था। आज की तिथि में मैं रात में कविता पढ़ के आया हूं, अपने अपने राम करके आया हूं, मैं केवल 3 घंटे सोया हूं, लेकिन 1-1.5 घंटे बोलूंगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ये थका हुआ आदमी बोल रहा है, क्योंकि मेरे मन का काम है, ये मेरे आत्मा का काम है। जनता से संवाद करना, लोगों से मिलना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे अपनी बात कहनी, उनकी बात सुननी, ये मेरे लहू में है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं अपनी इच्छा से, ये तो मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे खानदान में भी कुछ सीए हैं। किसी बच्चे को आप मार पीट के सीए तो नहीं बना सकते, इंजीनियर बना सकते हो बॉस, डॉक्टर बना सकते हो, लेकिन किसी बच्चे को, लड़के को सीए नहीं बना सकते आप। वो तो जब तक उसने खुद ने ना तय कर लियो कि रेड मरानी है, तब तक वो सीए नहीं बन सकता है। वो तो खुद ही बेचारा जब तय कर लेता है कि भैया घिसने आए मेरे को, घिस घिस के परेशान हो जाता है, 1 रह गया पेपर, 2 रह गया पेपर। मेरे भी कई भतीजे भांजे मिलते हैं तो बेटा क्या चल रहा है, बस मामा 1 रह गया है, बस ये और हो जाए मामा, बस 1 और रह गया। और फिर वो बन भी गए, उनमें कुछ सीए हैं भी और कुछ तैयारी में भी हैं। तो आपने ये प्रोफेशन, बॉस, इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आपने प्रोफेशन मन से चुना था, आप पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला था। अब एक्सीलेंस के अलावा आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। कौन आपकी बात मानेगा कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। मैंने ये प्रोफेशन कभी बनने का अपने मन से चुना था। मेरा बड़ा भाई IITian था, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे। आप में से कुछ लोग अध्यापकों के बेटे हो तो आपको पता होगा कि कितना प्रेशर रहता है टीचर्स के बच्चों पर। अप्रैल मार्च में जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो बच्चे कूटने की प्रैक्टिस वो घर पे ही करते हैं। हम उसी प्रयोगशाला से निकले हुए हैं। मतलब हमारा बड़ा भाई एक इंजीनियरिंग क्या कर गया, उसने हमारी जिंदगी में नरक खोल दिया। एक उसको देखो, एक उसको, अरे भाई उसको थी चुल इंजीनियर बनने की, बन गया, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो भाई? मेरे को क्यों बर्नौली की इक्वेशन समझा रहे हो कि ऊपर से प्रेशर पड़ने पे ऐसे नीचे से चीज उठ जाती है? मैं इश्क का आदमी, मुझे इतना समझ में आता था कि जिस लड़की से इश्क था वो पास से गुजरती है, उसका दुपट्टा हिलता है तो मेरा अस्तित्व ऊपर उठ जाता है पूरा। And they were teaching me Bernoulli equation. You just learn it out. They were teaching me periodic table. और मैं क्या कर सकता था, तो मैं उसको याद ही करने लगा। एक्सीलेंस थी, ब्रिलियंस थी, इंटेलिजेंट था, तो यहां तक क्रॉस कर गया कि चलो यहां तक आ गया, लेकिन मन नहीं था। तो आप तो मन से आए हो यहां पर, आपने तो आपके मन के साथ चुना है। पहली बात तो आपके प्रोफेशनल एक्सीलेंस के प्रति आपकी 100% जवाबदारी। दूसरी बात, इसका जो स्फीयर है, इसका जो एरिया है वो बढ़ाने की बात। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, 1-2 बात आपसे और शेयर करूंगा, वो है कि आप ऐसे काम में हो, और खासकर इस संस्थान में आप ऐसे में हो जहां अकेले के पराक्रम से विजय नहीं मिल सकती। हिंदुस्तान में सौरभ गांगुली के टीम कैप्टन बनने से पहले रिकॉर्ड तो बनते थे लेकिन भारत नहीं जीतता था। कपिल पाजी के टाइम में हम एक बार वर्ल्ड कप ले आए। उस समय भी जो लोग पुराने उनको पता होगा कि कितनी ज्यादा अंदर ही अंदर टीम में कलह थी। एक हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, नाम लेना नहीं चाहिए, बड़े रेवरेंड हैं, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा जीवन एकात्म पराक्रम पर था। वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे, वो ही थे, टीम कुछ नहीं थी। 150 रन बने तो उनके 135 और बाकी में टीम आउट है, कुछ था ही नहीं। कपिल पाजी ने पहली बार, जो कि गांव से आए थे, चौधरी आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, लेके जाएंगे। और आउट ऑफ द नोवेयर हम लोग पहुंचे, और जिसे ब्लैक थंडर कहा जाता था वेस्ट इंडीज को, जिसका 3rd रो हैट्रिक जिसकी बनने वाली थी, और झोंक दिया था पूरा। और वो वेस्ट इंडीज जो विवियन रिचर्ड्स और एक से एक बड़े तोप लोग जिसमें थे, उस वेस्ट इंडीज को हरा के हमने कैसे क्लचिस से जीता। वो जो जीत थी बॉस, वो कपिल देव की जीत नहीं थी, वो 11 लोगों की इकट्ठी जीत थी। उसके बाद
सौरभ गांगुली जी ने यह काम किया। पहली बार वो जेस्चर्स आपने देखे होंगे कि एक साथ हाथ मिला के कुछ संकल्प करना हो तो मैदान के बीच में खड़े होना, एक साथ इकट्ठे होना, यानी कि टीम बिल्डिंग। राम और रावण की लड़ाई में केवल यही एक अंतर था जिसके कारण रावण हारा है। एक जो पंक्ति मैं बोल रहा हूं इसे आप अपने जीवन में लेके जाना। रावण को अपने अहम पर भरोसा था और राम को स्वयं पर भरोसा था। आप अगर दोनों का संवाद देखिए, चाहे रामचरितमानस में देखें, चाहे वाल्मीकि रामायण में देखें, साउथ इंडिया के हमारे दोस्त बैठे होंगे तो कंबन की रामायण में देखें, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने भी राम कहानी लिखी है, राम कथा लिखी है। आप कहीं भी राम की कहानी देखें, हर जगह रावण जो है वो फर्स्ट टेंस में बोलता है, मैं मैंने ये किया, मैं। और बड़ी मशहूर कहानी भी है कि माता कौशल्या ने पूछा कि और रावण को मारा, राम से पूछा तो राम ने कहा कि मां मैंने रावण को नहीं मारा, रावण की मैंने रावण को मारा। एक वर्ल्ड चैंपियन जो टीम थी, जो 7 बार विश्व जीत चुकी थी, ऐसी सेना थी रावण की। और उस रावण की सेना के सामने राम ने ऐसे लोगों को तैयार किया जो कभी युद्ध लड़े ही नहीं थे, जो वनवासी थे, ट्राइबल्स थे, जो उपेक्षित थे, मल्लाह थे, वंचित लोग थे। वानर का मतलब क्या है? बंदर नहीं है वानर का मतलब। संस्कृत भाषा में वह माने विशेष, विशेष नर, जो लोग पेड़ों पर मचान बना के रहते हैं, जिनको एक पेड़ से दूसरा पेड़ जाना आता है, जिनको फलों पर आश्रित रहना आता है, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, तो विशेष नर। और जब आप विशेष नर होंगे, जंगल में रहेंगे, तो आपके बाल भी बढ़ जाएंगे, सब चीज़ें बढ़ जाएंगी और आप सामान्य रूप से रहेंगे। आप कपड़ों के बारे में बहुत जागृत नहीं रहेंगे, क्योंकि कपड़े फंस सकते हैं उछलने कूदने में आपके, तो आप कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे सामान्य रूप से। बड़ा वैज्ञानिक है मामला। लोग कहते हैं ना जटायु के पंख टूट गए। जटायु कोई पक्षी नहीं था। मेरी व्याख्या निजी यही है, जटायु उस जमाने के सबसे अच्छे जेट उड़ाने वाले पायलट थे, विंग कमांडर थे, जैसे अभिनंदन साहब। वो जो जहाज उड़ा रहे थे, उस जहाज में ये तकनीक थी कि दूसरा जो जहाज जा रहा है उसमें क्या हो रहा है इसे अपने स्क्रीन पे देख सकें। उन्होंने पीछे से उड़ते हुए एक बड़े जहाज में देखा कि एक औरत का अपहरण हो रहा है, एक महिला का, और उन्होंने देखा कि ये महिला की आवाज में मैच करता हूं डेटा में डालकर। उन्होंने वर्ड डेटा में वॉइस सैंपल डाला तो डेटा में आवाज आई कि ये तो अयोध्या की महारानी और मिथिला की राजकुमारी सीता की आवाज है। उन्होंने अपने फाइटर प्लेन से उस जहाज के ऊपर हमला किया, पहले उसे अलर्ट किया कि आप ये अपहरण मत करिए, फिर हमला किया। लेकिन डेफिनेटली रावण का जहाज था एयरफोर्स 1। हर रावण के पास एयरफोर्स 1 होता है, तो उसमें ज्यादा मिसाइल थी, उसमें परमाणु हथियार भी थे। उसने काउंटर अटैक किया और प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश में जटायु ने जो टाइमली इजेक्ट होता है वो ले लिया, और जब वो नीचे गिरे तो उनको चोट लग गई, और तब लोगों ने बताया कि एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है, पायलट पड़ा हुआ है। उस पायलट से राम ने बात की है। कंप्लीट साइंटिफिक है ये। तो बाद में लोगों ने कह दिया, जैसे लोग कहते हैं ना साहब भगवान कृष्ण ने पर्वत उंगली पर उठा लिया। मैं लंदन में था तो किसी ने मुझसे पूछा था, मेरे 3 दिन के सत्र थे, साहब आप कैसी बातें करते हैं, आप क्या तो ऐसी नॉन साइंटिफिक बातें होती हैं, ऐसे पर्वत कैसे उठ सकता है, एक पत्थर उठा के दिखाइए। मैंने कहा भाई मेरे घर में हम 4 भाई हैं, दिवाली होली पर जाते हैं तो हमारी एक दूसरे नंबर का जो भाई है उसकी जो वाइफ है बॉटनी की प्रोफेसर हैं मेरठ में, वो घरेलू काम बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं। मेरी माँ उनसे बहुत इंप्रेस रहती हैं। तो जब वो आ जाती हैं तो शाम को मेरी माँ क्या कहती हैं, अमिता आ गई, इसने पूरा घर उठा लिया है। तो घर उठा लिया है क्या? वो 500 मीटर का प्लॉट उसने उंगली पे रख लिया है भाई। घर उठा लिया है मतलब कब उठा लिया? लोग कहते हैं ना शोर मचा मचा के पूरा मोहल्ला उठा लिया है, तो मोहल्ला नहीं उठा लिया है। जब बाढ़ आई ब्रज में तो कन्हैया ने अपने साथ के युवा लड़कों को मिलकर एक डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बनाई, और जो अकेला पर्वत गिरिराज का था वहां पूरे ब्रज के लोगों को विस्थापित किया, और 4 महीने ठीक से सैनिटेशन चलाया, पानी चलाया, सब चलाया। तो लोगों ने कहा कितना अच्छा लड़का है, पूरा पहाड़ हाथ पे उठा लिया, पूरा पहाड़ उंगली पे उठा लिया। दिस इज सिंपल साइंटिफिक वर्जन, सिंपल साइंटिफिक वर्जन है। लेकिन राम ने तो ऐसी टीम तैयार की जो कभी लड़ी ही नहीं थी, लेकिन राम ने उसमें अपना भरोसा स्थापित किया। जो टीम आपके साथ काम कर रही है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको अपने साथी के ऊपर भरोसा नहीं है तो कॉज पूरा नहीं होगा, यह तय बात है, यह निश्चित बात है। इसलिए आप समझ लीजिए। और भरोसा भी कैसा? भरोसा
तर्क से बाहर होना चाहिए, फायदे से बाहर होना चाहिए। भगवान भी भरोसे पे तभी अमल करता है जब तक आप उस पर भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ एक कहानी आती है कि द्वारिका में कृष्ण जी खाना खा रहे थे रात को, तो अचानक पहला टुकड़ा जैसे मुंह की तरफ गया, उसे छोड़ के थाली में और बाहर गेट की तरफ भागे। रुक्मणी जी भी भागी, पीछे पीछे सेनापति भागे, बहुत तेज तेज भागे। पीतांबर कहीं गिर गया, कुछ कहीं गिर गया, चप्पल गिर गई, भागे बहुत तेज। अचानक गेट तक गए, एकदम रुके और फिर वापस आ गए और फिर खाना खाने लगे। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि भागे क्यों? बोले वो वृंदावन से मेरा एक दीवाना आया था, वो कन्हैया कन्हैया काके मुझे ढूंढ रहा था एक तारा बजाते हुए। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे कि पागल है पागल है, और वो रो रहा था तो उसे बचाने जा रहा था। अब आपके समझने लायक बात है। तो रुक्मणी जी ने कहा वापस क्यों आ गए? बोले अभी तक तो वो मुझे पुकार रहा था, जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा उसने एक तारा फेंका और खुद दोनों हाथों में पत्थर उठा के लोगों पे फेंकने लगा। तो मैंने कहा ये खुद ही लड़ लेगा जब इसने खुद ही पत्थर उठा लिए। इसे कहते हैं भरोसा। अगर भरोसा है, हनुमान को काम डेप्यूट करते समय राम ने यह नहीं बताया कि अगर पकड़ लिए गए तो क्या करना। राम ने सिर्फ इतना कहा, राम ने भी नहीं कहा, जामवंत से कहा किसी को भेज दो, कोई बताइए आए। बस सीता से इतना कहिए, सीता को देखा है कि कैसी है और बताए कि मैं आऊंगा। 2 बातें बतानी थी। इसके बाद का सारा प्रोजेक्ट जो था वो हनुमान जी का खुद का था। उन्होंने कोई टीएडीए नहीं लिया, है ना, खुद ही टेक ऑफ किया, खुद ही लैंड कर गए। इसे कहते हैं मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हर काम वहां जाके फंस गए, वो उन्हें भूख लगी, उन्होंने खाना खाया, पेड़ वेड़ टूट गए, लोगों ने पकड़ लिया, देख लिया बंदर है। उसके बाद अब उन्हें लगा कि वो छुट भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा चल देख ही आता हूं पूरा। तो यहां जो इस्तेमाल की बुद्धि, उसके लिए राम ने कह के नहीं भेजा। तो आप जब टीम के साथ करें, इस संस्थान में काम करें, तो आप कितने भी महत्वपूर्ण हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, जिसको काम सौंप दें ये मानना इस काम में ये मुझसे बेहतर आदमी अच्छा करके दिखाएगा, मैं इसके साथ खड़ा हुआ। और अगर आपको यही शंका है कि नहीं मैं कर देता, तो आपसे कुछ ना होगा जीवन में। ऐसे लोगों से कभी कुछ नहीं हुआ जीवन में। क्योंकि देखिए, मैं यहां क्यों आया हूं? मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कहने पे नहीं आया, मैं इंस्टीट्यूट के कहने पे आया हूं। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट को मैं देखता था जब मैं आईटीओ जाता था, वहां से गुजरते समय मैं इसकी बिल्डिंग देखता था, तो मैं सोचता था ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं। समय ने चक्कर लगाया, मैंने भी कुछ थोड़ी लोकप्रियता कमाई, आप यहां तक पहुंचे, तो हम दोनों का सहयोग बना कि हम बंबई समुद्र के किनारे एक दूसरे से मिल रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम लगातार मिलते रहेंगे एक दूसरे से, हम लगातार संवाद करते रहेंगे, मैं आपके बीच आता रहूंगा। तो आप महत्वपूर्ण क्यों हुए? क्योंकि आप इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। अगर इस संस्थान से आप स्वयं को बड़ा मानने लगेंगे तो यही बात खत्म हो जाएगी। मैंने प्रोफेशनली एक इंडस्ट्री को बड़ा किया है जितनी मेहनत कर सकता था। मैंने सोशली एक आंदोलन को खड़ा किया है। जब आंदोलन हो रहा था तो यह माना जाता था कि आंदोलन का मतलब 200 आदमी, 300 आदमी। जब मैं अन्ना के पास गया था रालेगन सिद्धि, तो अन्ना ने मुझको कहा कि अनशन तो कर लेंगे लोकपाल पे, पर मैं रालेगन में ही करूंगा। तो मैंने कहा अन्ना रालेगन में नहीं, दिल्ली में करिए। तो बोले नहीं, तुम्हारी दिल्ली बहुत कठोर है, बड़ा कठोर दिल का है दिल्ली। हालांकि बात सही निकली उनकी। तो बोले, मैंने कहा क्यों अन्ना? वहां तो 200-300 आदमी भी नहीं आता, और रालेगन में दिन में 1000 आदमी आता है, रात को 200 आदमी सोता है जहां अनशन स्थल होता है। मैंने उनसे कहा अन्ना, दिन में 10,000 आदमी होगा और रात में 5,000 आदमी होगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं कॉलेजेस में लोकप्रिय था, तो मैं आसपास के करीब 40-50 इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहां मैंने रैली की, लड़कों से कहा कि आना, और लड़के आ गए। उससे पहले लोग समझते थे कि सोशल जो आंदोलन है वो अब सफल नहीं हो सकता भारत में, लेकिन हुआ। आज़ादी के बाद का इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तानी थे उससे प्रभावित हुए। उसके बाद एक पॉलिटिकल वेंचर करके देखा, राजनीति करके देखी, बाद में हमारे साथ हो गई, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट करके देखी। आजकल मैं राम पर बोल रहा हूं, 3 दिन के सेशन होते हैं अपने अपने राम के, क्वेश्चन सेशंस होते हैं, राम कथा के माध्यम से बोलता हूं। तो मैं देखता हूं कि उस संस्थान में जो लोग पहले से मौजूद हैं, मैं बड़े आदर की बात कर रहा हूं, उनमें बेचैनी शुरू हो गई है। वो सवाल उठाने लगे हैं, ये तो सन्यासी भी नहीं है, ये तो गृहस्थ है, ये चमड़ा पहनता है, इसके बाद भी ऐसा।
क्योंकि उनको मुझसे कोई समस्या नहीं है, एक बना बनाया ट्रेंड है, उससे उसके टूटने से समस्या है। तो आप जो भी ऐसा काम करेंगे, जहां तक ये संस्थान आया है संविधान से बड़ी आयु का, जो इसे नेक्स्ट लीप में लेके जाएगा, तो कुछ लोगों को बेचैनी होगी, लेकिन अगर आपकी आंख में लक्ष्य ठीक है, तो मेरी दादी कहती थी कि बेटा मन से रो तो फूटी आंख से भी आंसू निकलता है, अगर मन से रोया जाए। संस्थान से बड़े बनने की कोशिश जो भी आदमी करेगा, वो संस्थान को भी नीचा करेगा और स्वयं को भी समाप्त करेगा। इसलिए टीम स्पिरिट की तरह काम करना। देखिए, हनुमान के पास आजकल, जैसे आप बॉम्बे आइए फ्लाइट में बैठ के, तो एक तो अंग्रेजी इस देश में, मतलब कोई खराब भाषा नहीं है, अच्छी भाषा है, मेरे पास ग्रेजुएशन में थी, मैंने विश्वविद्यालय टॉप किया इस लैंग्वेज में, लेकिन मुझे उससे बेहतर हिंदी लगती है, क्योंकि वहीदा रहमान कितनी भी खूबसूरत हो सकती है, मेरी मां से सुंदर नहीं हो सकती। तो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जो कंफर्ट, जो आराम मुझे है, मुझे अंग्रेजी से कोई नाराजगी नहीं है, एक अच्छी भाषा है, भाषा तो जितनी है ज़्यादा आए उतनी अच्छी है। मेरे को 3-4 भाषाएं आती है, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं बांग्ला भी सीखूं, मराठी भी सीखूं, गुजराती तो सीखनी चाहिए आजकल। तो जिनको आती है भैया, वो बस उनको तो कोहनी तक प्रणाम है। लेकिन हिंदी अपनी भाषा है, अपने हिसाब से कह सकते हैं। तो मैं देखता हूं कि दिल्ली से बॉम्बे की जब फ्लाइट में आप बैठिए, अंग्रेजी हमारा एक टैबू है, दिमाग का, मस्तिष्क का, गुलामी का। आपकी बगल में बैठा हुआ आदमी विस्तार की फ्लाइट में, पहली बात तो विस्तारा नहीं है, वो विस्तार है। जैसे कृष्णा नहीं है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, वो कृष्ण है, आई प्रीच कृष्णा। मैंने कहा अच्छा, द्रौपदी पसंद है आपको बेबी? नो नो नो, आई प्रीच कृष्णा। मैंने कहा हाँ हाँ द्रौपदी। नो 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 नो, द लॉर्ड कृष्णा। मैंने कहा वो कृष्ण है। आई डू योगा। है एक आसन फालतू करती है क्या? दिस इज योग भाई, ये योग है। मैं वहां ऋषिकेश में घूम रहा था, एक शूट कर रहे थे हम ऋषिकेश में, सुबह 5 बजे उठ के इसीलिए कर रहे थे कि जनता ना दिखाई दे, जल्दी से कर लें, और लाइट उस समय अच्छी होती है। वो डायरेक्टर ने कहा कुमार साहब लाइटिंग अच्छी होगी, तो उसमें मुझे चलना था और वो पैरों के निशान पे कैमरा मूव होना था। तो हम शूट कर रहे थे एक एल्बम के लिए। तो वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ आ गए, वो नई नई शादी होकर घूमने गए होंगे ऊपर मसूरी वसूरी। तो उनमें 2 बच्चे फोटो खिंचाना चाह रहे थे, तो मेरी जैसी आदत है कि चलो भाई खिंचवा लो। तो मैं गया, तो उसने कहा सर लॉन्ग टाइम सर फैन, नेवर इमेजिन सर कि आप गंजीज के किनारे मिलेंगे। तो मैंने कहा कि गंजीज ये कौन है? तो बोले सर दिस रिवर। मैंने कहा बेटा ये गंगा है, और जब चलेगा ना ऊपर की तरफ तो गंजीज कह के मुंह में नहीं डलेगी, गंगा जल कह के ही मुंह में डलेगी। तो ये जो कमतरी है, ये जो आपके अंदर की एक कमतरी है कि ये जबान मेरे को इसलिए बोलनी है कि मुझको, तो दिल्ली की सीधी फ्लाइट में विस्तार की में जो बिजनेस क्लास में बैठता है, एयर इंडिया में भी जो बैठता है, वो अंग्रेजी बोलने के चक्कर में लॉजिक की हत्या करता है। वेल कुमार जी फ्लाइंग टू बॉम्बे। मैंने कहा नहीं, रास्ते में कोटपुतली कूदूंगा छाता लेके। यू मस्ट बी जोकिंग। मैंने कहा शुरू तो तैने करी थी भाई, अब जब ये जहाज बंबई जा रहा है तो मैं रास्ते में कहां उतर जाऊंगा भाई? क्या सवाल पूछ रहा है, कुछ और सवाल पूछ तो ये अच्छा। फिर आप उससे पूछिए कि आप क्या करते हैं और आपने कैसे। आई डिड ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज, देन आई गो टू हार्वर्ड, देन आई वर्क विद मैकेंजी। वो स्वयं बड़ा है, बाकी सब छोटा है। हार्वर्ड भी छोटा है, कैम्ब्रिज भी छोटा है, मैकेंजी भी छोटा है। इसीलिए कहता हूं राम कथा पढ़िए, इसीलिए कहता हूं अपने अपने राम के सत्रों में आइए सुनिए। हनुमान के पास गर्व करने योग्य सारी डिग्रियां हैं। आप तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉस, उनके पास तो सारी डिग्रियां हैं। वो जूनियर चैंपियन है वर्ल्ड के, पहले ही बचपन में ही खा गए थे सूरज को। वो पंच तत्वों में एक वायु के पुत्र हैं। उनके गुरु शंकर हैं, जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं, 11वां रुद्र। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा।
अग्नि ने वरदान दिया है तो आग में नहीं जलेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधी रात परिचय पूछता है, अशोक वाटिका में मां सीता पूछती है कि बंदर तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि ओ आई डिड यू नो, ऐसे नहीं कहते हो। दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्राइड। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसका गर्व आपके अंदर होना चाहिए जो आपने बैच लगाया है। फिर क्या कहते हैं हनुमान, वो पूछते तू कौन है, तो अपना परिचय क्या देते हैं, रामदूत में मात जानकी, मां मैं राम का दूत हूं, राम इज द इंस्टीट्यूशन वेयर आई वर्क, मैं वहां काम करता हूं। दिस इज द पहचान। उनकी डिग्रीज का वर्णन है। आप एक्सेल कर सकते हैं, आप ऊपर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपने इलेक्शंस जीते हैं, आप नॉमिनेट हुए हैं, बाकी जो लोग बैठे हैं ये बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब बड़े हैं मैंने माना, लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द डे आप क्या हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी, सबसे बड़ी डिग्री है आप। उनकी डिग्री, हनुमान की डिग्री गिनाई जाती है, लेकिन लास्ट में एक ही डिग्री है कि वो राम के दूत हैं, उनके यहां काम करते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम, और अंत में क्या है, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, मैं राम का दूत हूं, उसकी शरण में जाना है। तो आप पर तय करता है कि आप पीछे क्या बोलना चाहते हैं। तो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डिस्कोर्सिव हो गया हूं, पर मुझे लगा कि बहुत ही घरेलू महफिल है, और खासतौर पे आपने इतना शोर मचाया था, उससे मुझे लग गया कि आप बात करने लायक आदमी हैं, आपसे बात की जा सकती है। जनरली ऐसी महफिलों में और ऐसे कन्वेंशंस में मैं बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही फॉर्मल होता हूं कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, लेकिन आई एम पोरिंग आउट ऑफ माई हार्ट। मैं अपने हृदय से आपसे बात कर रहा हूं, दिल से आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं कभी ट्रैवल कर रहा हूं, आप में से एक आदमी मुझे मिले जो उस समय, जिसकी सीए कंपनी का काम 2000 करोड़ का हो, 4000 करोड़ का हो, मुझसे कह सके कि मैंने आपको वेस्टिन में सुना था, आप हमारे कन्वेंशन में आए थे, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट इन द जनरेशंस है, ये मैंने पर्सनली करके देखा है। जब 2000 और 2002 में जो पारंपरिक कवि सम्मेलन थे, ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स थे, उनमें से मुझे बाहर कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, तो मेरे पास जगह कहां बची थी। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गया, आईआईटीज में गया, आईएम में गया। अभी मुझसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हुए सर बोल रहे थे कि गूगल में मुझे बुलाया गया। गूगल ने मुझे इसलिए तो जरूर बुलाया कि मैं मोस्ट सर्च था। इंजन ने बताया कि लैंग्वेज में, जो रीजनल लैंग्वेजेस में है, उनमें इंडिया में ये आदमी है जो इस भाषा में सबसे ज्यादा ढूंढा गया है। लेकिन इसलिए भी बुलाया कि जिस लड़के को मैंने 2004 में आईआईटी खड़गपुर में कविता सुनाई थी, वो उस समय गूगल का लैंग्वेज हेड था, और उसने कहा कि बॉस, जब मैं पढ़ता था, एक कवि आया था और 5000 लड़के नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश हो रहे थे। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किसमें किया। और जिस समय मैं वो काम करता था, पूरी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ थी कि लड़कों को क्या कविता सुनानी, और अंग्रेजी ऑर्कुट चलता था। मेरा ऑर्कुट पर एक फैन क्लब था। मुझे आज भी याद है कि हिंदी के एक बड़े कवि हैं, पद्मश्री, उन्होंने माइक से कह दिया था कि भैया ये चिरकुट है जो ऑर्कुट वॉर्कुट करता रहता है, कुछ ये ऐसा उन्होंने कह दिया था। अब वो खुद फेसबुक पे रोज सुबह दोपहर शाम अपने फोटो फिल्टर लगा के पोस्ट करते हैं, ब्यूटी प्लस वाले। यानी कि समय की आहटें पहचानना कि कल क्या होने वाला है, और नेक्स्ट जनरेशन में इन्वेस्टमेंट करना। आपके घर में अगर 5 बच्चे ऐसे हैं जो 12th की तरफ जा रहे हैं, 9th की तरफ जा रहे हैं, आपका काम देखकर अगर उनमें से एक बच्चे के मन में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की इच्छा पैदा नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन अपनी फैमिली में ठीक नहीं है। उसको बताइए कि इतना कठिन नहीं है, मैंने किया है, तू भी कर लेगा, और बहुत अच्छा जॉब है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, वहां मेरा एक परिचित रहता है, सामने आईआईटी से पढ़ा हुआ है, और साइबर सिक्योरिटी का हिंदुस्तान का बड़ा जाइंट है। 400-500 करोड़ की कंपनी है, बड़े क्लाइंट्स हैं उसके पास, ज्यादा बड़ी हो गई होगी, अब तो शायद 1000 करोड़ की होगी। उसका बेटा मेरी बेटी के साथ पढ़ता था, 5th 4th में बच्चे पढ़ते थे। तो एक दिन वो मुझे सुबह घूमता घूमता मिला, मुझसे उसने कहा, यार तूने तो मेरे लड़का बिगाड़ दिया। मैंने कहा, मैंने तेरा लड़का कैसे बिगाड़ दिया? बोले, कल वो मेरा साला आया था, बच्चे का मामा, वो बच्चे से पूछ रहा था बड़े होके क्या बनोगे, तो बोला कवि बनूंगा।
तो उस मामा को समझ में नहीं आया, मामा इंजीनियर था, उसने कहा कवि बनेगा? अबे इंजीनियर का लड़का है, कवि क्यों बनेगा? बोले पापा के पास इनोवा है और सामने कवि रहता है कुमार अंकल, उसके पास मर्सिडीज है, तो वो कवि बनेगा। सो हो सकता है कि आपकी, मैं आपसे फिर विनम्रता पूर्वक कहूं, मेरे जीवन में इन कपड़ों का, इन घड़ियों का, इन गाड़ियों का कोई योगदान नहीं है। मैं इनमें बिल्कुल इंट्यून्ड नहीं हूं। मैं ऑटो में बैठ सकता हूं, अल्टो में बैठ सकता हूं, मेरे लिए सब बराबर है। करना फकीर है तो क्या दिलगिरी, सदा मगनमन रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो रोडवेज की बस से सफर शुरू किया है। 100 रुपए में पहली कविता पढ़ी थी 1988 में, हापुड़ में जैन समाज का कवि सम्मेलन होता था। 100 रुपीज, ये भी पता नहीं था मिलेंगे, वो तो दे दिए थे उन्होंने। और उसके बाद चार्टर से भी पढ़ी है, लंदन जाके, वहां भी जाके पढ़ी है कि चार्टर ही ले गए और 4 दिन उसी में घूम रहे हैं कि अब स्कॉटलैंड हुआ है। तो ये जो सफर है, इससे मैं डिस्कनेक्ट हूं, बट मेरी भूख खत्म नहीं हुई है। मुझसे मेरे पिताजी मेरी पत्नी से पूछते हैं कि अब ये क्या चाहता है, क्यों बेचैन है? तो मैं उससे यही कहता हूं, मुझसे पूछती है क्यों बेचैन हो, मैं उससे ये कहता हूं कि जिस दिन ब्राजील के समुद्र तट पर धूप स्नान करती हुई लड़कियां गाएंगी कोई दीवाना कहता है, उस दिन समझूंगा काम पूरा हो गया। क्योंकि और अभी तंजानिया से आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था तंजानिया का। अच्छा, मैंने अभी आपसे प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात की। प्रोफेशनल एक्सीलेंस में यह बात भी है कि इस बात के पैसे नहीं मिले हैं। मैं केवल आपसे, पहली बात तो आप सब मुझसे बड़े हैं एजुकेशन में, एक्सीलेंस में, आपने जगह बनाई है, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना है जो मेरे मन में बात थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं हिंदुस्तान का, जिससे स्पंदन रुक सकता है, उसको आप चलाते हैं। हमें तो याद है भाई, बैंकर्स के अलावा जो सबसे ज्यादा परेशानी में थे और मेहनत कर रहे थे नोटबंदी के टाइम, वो आप ही लोग थे, क्योंकि आपको सब क्लाइंट परेशान कर रहे थे कि क्या करें। नहीं, आप नहीं कर रहे थे, पर आपको तो परेशान कर रहे थे लोग बाग। भाई हम क्या करते हैं, हम जब पैसा लेते हैं, शो का पैसा लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जब वो मुझसे कहता है कि साहब साइन कर दीजिए चेक, तो मैं चेक साइन करता हूं, तो उस पर लिखा होता है कि 54 लाख रुपीज, 67 लाख रुपीज। मुझे लगता है क्या खरीद लिया, तो फिर ऊपर कुछ लिखा रहता है CBDT की क्या क्या है वो। मैंने कहा ये भाई साहब कौन है? बोले नहीं साहब वो टैक्स जाना है, एडवांस टैक्स जाना है। तो ऐसा लगता है कलेजे में से कोई निकाल के ले गया टुकड़ा हमारे हाथ से। फिर वो CA जो है, वो CA से डॉक्टर की भूमिका में आता है। जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले वो स्प्रिट घिसता है ना, ऐसे कर, सर ये तो देना ही पड़ेगा सर, देखिए यार। मैं से कहता हूँ यार देख यार ये क्या इतना सारा कैसा है, अब सर देखो ये तो होगा सर। तो आपने बहुत मन के साथ सुना। हालांकि ये मेन्यू में नहीं थी पोइट्री, जो मुझे बताया गया तो उसमें कविता पाठ नहीं था, उसमें यही था कि 1 घंटे का एक सेशन है। लेकिन मैं आपको सुना देता हूं अगर आप कहते हैं तो। और ये कुछ कविताएं इतनी लोकप्रिय हुई कि इन्होंने सरहदें तोड़ दी कि कोई दीवाना कोई मगर धरती मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे ये तेरा इसे कहते हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस। कि मुझे गाना नहीं था तो मैंने आपसे ही गवाया।